अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मशरिक़ वस्ता के ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट की डिस्कशन से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जंग का दायरा कार वसी होता चला जा रहा है। पहले ईरान की सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया, उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, उसके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक किया गया और अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद ईरान ने भी अब दो टोकी ऐलान कर दिया है कि अमरीकी और इसराइली मालियाती इदारे, उनकी टेक कंपनीज ईरान का अगला हदफ होंगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान जंग अब जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि उनके करीबी मशीर उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि वो कोई फेस सेविंग ढूंढकर इस जंग से निकलने की तैयारी करें, क्योंकि इट्स बीन द 12th डे ऑफ द वॉर और डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपने तमाम तर वादों और दावों के बरक्स ना तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सके हैं, ना ही ईरान के अंदर अपना कोई भी हदफ, कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके हैं। तो हाउ फॉर दिस विल गो, क्या सिचुएशन किस तरह से अब अनफोल्ड होगी, इसका एंड क्या होगा, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे आज बांग्लादेश के साथ पहले वनडे में पाकिस्तान की कौमी टीम ने जो शानदार कारकर्दगी दिखाई है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। जी, वो जो आपने शानदार का जिक्र किया है ना, मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन एनीवे जब वो सेगमेंट आएगा तो बात करेंगे उस पर। जी बुखारी साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप की अभी ताज़ा तरीन बयान आपने सुना है कि वो कह रहे हैं कि अगेन वही बात कर रहे हैं कि जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और ईरान में कुछ बचा ही नहीं है मजीद तबाह करने के लिए। तो इनके ये तमाम तर दावे, जबकि ईरान में जितनी भी फुटेजेस ईरान से इसराइल से मौसूल हो रही हैं, उसके बाद फिर ट्रंप इस तरह से आके जब मीडिया पे बात करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितनी बड़ा सवालिया निशान है ये। वो ना पंजाबी ज़बान में एक मुहावरा तो नहीं है, कहते हैं कि एक बीमारी होती है जिसको मालिया खौलिया कहते हैं। उसमें आदमी ना अपने खुद ही अंदाज़े लगा के उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देता है, फिर खुद ही उन आइडियोज़ को झटक के और कुछ ना कुछ और बकवास करने लगता है। ये मेरे ख्याल से ट्रंप जो है ये भी इसी बीमारी का शिकार है, इसलिए कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो वापस उनके मुंह के ऊपर पलट के आ रहा है। उन्होंने कहा था आबनाए हुर्मुज़ के किसी को माइंस नहीं लगाने देंगे, माइंस लग गई हैं। उन्होंने कहा था हम अपने नेवी के जहाज़ों को साथ भेजेंगे सिक्योरिटी देने के लिए। मुझे बताएं, अब उनका अपना महकमा कह रहा है, वाइट हाउस के तर्जमान ने कहा है कि हम उनको सिक्योरिटी देने के पोजीशन में नहीं हैं और ना ही हम उनको सिक्योरिटी देंगे। जितनी दरखास्तें उनको सिक्योरिटी के लिए आई थी वो सारी उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो ट्रंप को अपने अल्फाज खुद ही पीने पड़ रहे हैं, खुद ही खाने पड़ रहे हैं और शर्मिंदगी नाम की चीज़ कोई उसके पास है नहीं। डिटाई का लेवल जो है वो बहुत हाई है। एनीवे, ज़रा जायज़ा लेते हैं। मैं आपको ज़रा एक मंज़र काश हम टीवी पे उसको दिखा सकते कि इसराइल के लोग जो हैं, जो शहरी आबादी है जहाँ जहाँ भी हैं इसराइल में, वो पिछले 13 दिन से, जब से जंग शुरू हुई है तब से बंकरों में हैं और उनकी हालत ये है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो रहे हैं और बदहवासी में उन्हें ये समझ में नहीं आती कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। जबकि उसके मुकाबले में जब इनकलाब स्क्वायर में लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे तो ऊपर इसराइली और अमरीकी जहाज़ों ने हमला किया। वो नीचे न सिर्फ एक बंदे ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, बल्कि वो नारे लगा लगा के, झंडे लहरा लहरा के उन पर लानत भेजते रहे। ये मंजरनामा देखा है लोगों ने आंखों से। इसकी फुटेज जो है वो कहीं से भी आप देख सकते हैं, हर वक्त आपको मिल सकती है। तो ये है फ़र्क जज्बों में। एक वो हैं जो अपने जो है बंकरों में छुपे बैठे हैं और दूसरे वो हैं जो सड़कों के ऊपर निकल के और अपनी आज़ादी के लिए जहाद करने का जज्बा रखते हैं। इसी शायद तो नेशनलिज्म को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हाँ, मेरे ख्याल से उनका ख्याल ये था कि जो ही हमने अटैक करना है, सारी कौम ने उठ के कब्जा कर लेना है और उसके बाद हमारी मर्जी की हुकूमत वहाँ आ जाएगी। रिलीजन भी ख़त्म, रिलीजियस लीडरशिप भी ख़त्म, क्लर्जी भी ख़त्म। ये मैंने कहा ना कि ये एक दीवाने के ख्वाब है, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या ये हकीकत में भी ठीक है या नहीं है। जी देखिए, मुझे यूँ लगता है अब कि ट्रंप जो है वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। आपने देखा वो कई हवालों से कह रहे हैं कि जंग ख़त्म जल्द होने वाली है, मुज़ाकरात अभी एक ऑप्शन है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि दिफाई एतबार से ईरान ने जो जवाबा गज़ल पेश किया है उसके बाद से ट्रंप से अब ये कंबल छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। यानी अपने मुल्क में एक अमेरिका के जहाज़ों ने या इसराइल के जहाज़ों ने एक बैंक पे हमला कर दिया है ईरान में। तो जवाब के तौर पर ईरान ने अब ये कहा है कि आप अपने बैंकों की, मालियाती अदारों की खैरियत बनाएं। अब हम उनको टारगेट करेंगे इसलिए कि आपने पहल कर दी है। ठीक है जी। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमन के लिए किसी किस्म, यानी अमन के लिए
जी, वो कहते हैं बुखारी साहब अमन होगा तो सब दोनों साइड्स पर होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ, एक उन्होंने साइड को कहा कि देखिए अमन के लिए हम हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो जुल्म जारी रहे, बर्बरियत जारी रहे, जारियत जारी रहे और हम अमन का राग अलापे नहीं। हम जिस क्वाइन में आप हम पर हमला करेंगे उससे बदतर तरीके से हम आपका जवाब देंगे। ईरानी स्पीकर जो है वो ये कहते हैं कि हम जंग बंदी की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को इसके बारे में गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जारे को सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि सारी ज़िंदगी उसको न सिर्फ ये कि हम पर हमला करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि वो किसी के ऊपर भी उस किस्म की जारियत का इर्तिकाब ना करे। जो पासदारान हैं उनकी एक बात और जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम बग़ैर किसी इस्तिस्ना के और बग़ैर किसी समझौते के आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की पॉलिसी पर अमल पैरा है और हम हर इश्तिहाल अंगेज़ी का, हर नए हमले का जवाब शिद्दत के साथ देंगे। तो अगर आप रिजॉल्व के तौर पे देखें तो ईरानियन रिजॉल्व में आपको कहीं कमी दिखाई नहीं देगी। वो उसी शिद्दत के साथ आज भी जंग जारी रखने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ तर्जमान वाइट हाउस जो है वो फिर वही मंत्रा दोहरा रही हैं कि ईरान के हथियार डालने तक जंग बंद नहीं होगी। तो ईरान तो हथियार नहीं डाल रहा ना, अब ये तो बात इनको समझ आ गई है जी। मैंने इसीलिए कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप इंतज़ामिया और वो सारे हॉक्स जो थे जो जिनकी मर्जी थी कि ईरान को खा जाया जाए, वो सब इस परेशानी में मुब्तला हैं कि अब इस जंग से जान कैसे छुड़ाई जाए। बुखारी साहब कैसे जान छुड़वा सकते हैं, क्या फेस सेविंग हो सकती है सिचुएशन में, क्योंकि जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदे उनमें से तो एक भी अब तक वो अचीव नहीं कर सके हैं, तो क्या फेस सेविंग होगी? देखिए मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। यही अमेरिका और इसराइल अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक, जिसे वो प्रॉक्सी कहते हैं और जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर की एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हमास से तो हथियार डलवा नहीं सके। ये डलवाने चले हैं ईरान से हथियार, जो एक रियासत है, जो एक बड़ी कौम है और जिसकी फ़ौज बहुत मजबूत है। चाहे वो पासदार हैं, चाहे वो बसीज हैं, चाहे वो रेगुलर आर्मी है, 3 टीयर्स हैं उनकी फ़ौज के। उनसे वो हथियार डालने की ख्वाहिश कर रहे हैं तो उनकी अकल का मातम ही किया जा सकता है और तो कुछ नहीं किया जाता जी। तो बुखारी साहब फिर मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि कैसे इस जंग से निकलेगा अमेरिका, क्योंकि फेस सेविंग तो कोई मिल नहीं रही है। देखिए उनको जो जवाब उन्होंने पैदा किया था उस जवाब को साबित करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। ये वेंकटॉफ साहब जो हैं उन्होंने आज एक और बांगी मारी है। उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात से को कामयाब इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो तो एटम बम बनाने के बहाने में, ज़रा आप तस्वुर करें झूठ का, आप तस्वुर करें वो बात जो पहले कभी नहीं कही गई, वो अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो इसलिए हमला किया कि हमें ये यकीन था कि ये एटम बम बनाने वाले हैं। तो ये इस तरह के बोंगियां मार मार के वो अपने हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। जी बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब जब ट्रंप ये कहते हैं कि जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और फिर वो कहते हैं कि उस वक्त खत्म होगी जब मैं चाहूंगा, तो क्या इस तरह का कोई एक फाइनल ऑपरेशन करके जिसमें ईरान को बहुत ज्यादा तो नुकसान वो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अपनी एक डिसाइसिव विक्ट्री करने के लिए उसका यूरेनियम निकालने का ऑपरेशन कोई करने की प्लानिंग या फिर उसको न्यू करने की प्लानिंग, इस हवाले से कुछ अमेरिका कर सकता है कोई ऐसा? देखिए ये जो यूरेनियम निकालने वाले इनकी बोंगियां हैं ना, ये मिशन इम्पॉसिबल्स हैं। जब तक आप अपनी फोर्सेस लैंड नहीं करेंगे आप उन तक रसाई का तस्वुर भी नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने अपनी फोर्सेस वहाँ लैंड की, एक नई तारीख लिखी जाएगी जंग में। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। इसलिए ये दीवाने की बड़े तो आप कह सकते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। दूसरी तरफ जो ट्रंप है उसको एक महाज पर नहीं कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। आप देखिए सेनेट में क्या हुआ। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि इनके खिलाफ एहतसाब का अमल जारी कर दिया जाए। इन्होंने पूरी कौम को जंग में झोंका है बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, बगैर कांग्रेस से इजाजत लिए हुए। ठीक है, तो घर की तरफ मुड़ के देखते हैं तो वहां भी उनको तकलीफ का सामना है, सामने देखते हैं तो ईरान जो है वो डट के खड़ा हुआ है। तो ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहां। जी बिल्कुल बुखारी साहब, इसी हवाले से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रजीम चेंज ना कर पाए तो उनका अपना रजीम चेंज हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। देखिए ये मैंने कहा ना कि ये वो प्रेशर है जिसने ट्रंप को बदहवास कर रखा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं। और सेनेट के अरकान जो है उन्होंने तो मुतालबा ये किया है कि ये ओपन हेयरिंग करें इनके खिलाफ और इनको इम्पीच करें। मैंने आपको कितने दिन पहले कहा था
कि ये फिर तीसरी दफ़ा इम्पीच होंगे, तो इसके लिए बाकायदा वहाँ अब तहरीक शुरू है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ईरान का जज्बा जहाद कह लें आप, या जुनून है जो दुश्मन से लड़ने का, उसका मैंने बताया कि इसराइली जहाज ऊपर से बम फेंक रहे थे और अमेरिकी जहाज, और वो नीचे खड़े हुए नारे बुलंद कर रहे थे। बुखारी साहब, रशिया का किरदार इस सारी सिचुएशन के अंदर ना बड़ा एम्बिगुअस है। वो इधर ईरानी सदर को फ़ोन करके भी उनसे भी कहते हैं जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, फिर ट्रंप जब बात करते हैं और या जैसे स्टीव विटकॉफ बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि रशिया को इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है ईरान को। तो रशिया कर क्या रहा है, किसकी साइड पर है? फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कल बात कर रहे थे कि हम कुछ कंट्रीज़ के ऊपर जो बैन लगाए हुए हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, वो हटाने की बात भी कर रहे थे। तो प्रॉब्ली इशारा रशिया की तरफ हो सकता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रशिया और चाइना, इन दोनों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे हों कहीं किसी के साथ मिलकर लड़ने के लिए। तो ट्रूप्स तो नहीं आएंगे, वहाँ से क्या आएगा? वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी, वहाँ से वेपन्स आएंगे, वहाँ से जहाज़ भी आ सकते हैं। इस मामले में कब ये इसका आगाज़ होगा वो मेरे लिए कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खामोश तमाशाई बन के बैठने की पोजीशन में ना प्रेसिडेंट शी है और ना ही पुतिन है। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर अपनी क्रेडिबिलिटी इस पूरी रीजन में वो बरकरार रखना चाहते हैं। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि बड़ा गोल्डन चांस था रशिया और चीन के लिए कि वो अमेरिका की स्टेटस एज अ सोल सुपर पावर, उसको बहुत बड़ा चैलेंज कर सकते थे इस वॉर के अंदर? देखिए, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। नहीं, अभी मिस तो नहीं की है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी जंग चल रही है। यू नेवर नो कि कल क्या होगा। किसी को ये अंदाजा था जिस दिन उसने अटैक किया, हम तो मुज़ाकरात का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इसी तरह दे कैन जंप इन एनी टाइम। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज प्रोबेबली द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लैंड इनटू द पिक्चर इफ दे वांट देयर इन्फ्लुएंस टू कंटिन्यू इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक बात आगे चलिए जनाब, आप ना होमस, बड़ी मजेदार सूरत हाल है वहां पर जी बिल्कुल। जंग तो अब समुद्र में शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। पहली बात तो ये है कि समझो हो गई, एक जहाज तो निशाना बन चुका है ना, जिसके हमले के बारे में कहा जा रहा है कि जी हमला जो है वो वक्त से निकल गया था जहाज से, बट वो हिट हुआ है, उस पर आग भी लगी हुई है। अब ना होर्मुज़ इज टोटली क्लोज्ड। तमाम तर जाली नाराबाजियों के ट्रंप की और उसकी नेवी के किसी ने जुर्रत नहीं की है उस तरफ आने की। दूर दूर से कह रहे हैं कि हमने इतनी किश्तियां डुबो दी, ये कर दिया। लेकिन CNN जो उनका अपना अदारा है वो कह रहे हैं कि ईरान के पास न सिर्फ ये कि कैपेसिटी है टू माइन द होल एरिया, दे हैव ऑलरेडी डन इट और देयर बोट्स आर स्टिल बिजी इन डूइंग दैट। अगर वो एरिया लैंड माइंस हो गया तो फिर तो किसी के बाप में जरूरत नहीं है वहां से जहाज गुजारने की। ठीक है जी। तो एक बहुत बुरी मार पड़ी है ट्रंप को और उसकी यानी मिलिट्री माइट्स को और नेवी माइट्स को और फिजाइया माइट को, एयरफोर्स को, कि वो आबना हुर्मुज़ को ब्लॉक करने से नहीं रोक सके। जी बिल्कुल। और बुखारी साहब, उन्होंने बड़ा दावा किया था जब आबना हुर्मुज़ बंद हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी नेवी भेज के खुलवा लेंगे। तो ना सिर्फ ये, उसने कहा था कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं ईरान को तारीख में मिसाल बना दूंगा। मैंने कहा ना कि बढ़ के मारने पे लगता कुछ नहीं है ना जी। आप जितनी मर्जी बढ़ के हाँकते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मैंने आपसे ये कहा कि उनकी नेवी ने बाकायदा ये कहा है कि जितना खतरनाक वो इलाका है अब, हम वहाँ आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। आप ये देखिए ये कितना बड़ा रिट्रीट है जी। इकोनॉमिक लॉस क्या होगा बुखारी साहब इसका अमेरिका को? देखिए, मुझे मोहसिन नकवी की एक बात बहुत अच्छी तरह से याद भी है और मैं मानता भी हूँ। वो ये कहते हैं कि जब जंग हो तो नुकसान के अंदाजे नहीं लगाए जाते। ये नहीं होता कि दुश्मन गोली बरसा रहा और तुम हिसाब कर रहे हो कि कितने का नुकसान हो गया। नहीं बुखारी साहब, लेकिन इसका ये वो कौमें करती है जिनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी होती है। ईरान अगर इकोनॉमिक लॉसेस को ना देखे तो बात समझ में आती है, दे आर द पैट्रियट्स। लेकिन यूएस के लोग तो दे आर सेटलर्स ओवर देयर। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइसेस। हम डेमोक्रेट जो है वो कोई छोटी कुव्वत थोड़ी है। 47 लोग हैं सेनेट में उसके और 52 लोग हैं जो वो ट्रंप के। कितना मामूली सा गैप है जी। तो उनकी वॉइस जो है दैट कैन नॉट बी गो अनहर्ड। बिल्कुल बुखारी साहब, पहले 2-3 दिन के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान जो है वो अमेरिका को हो गया और अमेरिकी लोग तो नहीं छोड़ेंगे ये। दूसरी तरफ देखें जनाब, ये तो हो गया इनका हाल। अब आ जाए उनके अंकल। पहली बात तो ये कि आज के बाद ट्रंप का नाम हमने रख दिया अंकल सैम जी। ये हिस्टोरिकली सिंबॉलिक है फॉर द लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो अंकल सैम का तो हाल हमने बयान कर दिया। ज़रा वो जो उनके बेटे हैं नाजायज़ औलाद जो है उनकी ज़रा उस तरफ का भी देख लें। पहली बात तो ये है कि भाई पिछले 4 दिन से गायब है। हाँ जी। ठीक है ना, उसकी कौम को पता है कि वो कहाँ है,
ना किसी वर्ल्ड के मीडिया को पता है, ना अमेरिका को पता है, ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं। इतलात क्या हैं वो मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी तेज़ रफ्तारी से हम जिक्र उसका करते। कोई कहते हैं कि वो ईरान के हमले में हलाक हो गए हैं, जहन्नम वासल हो गए हैं, कोई कहते हैं कि वो ज़ख्मी हैं और इस काबिल नहीं है कि मूवमेंट उनकी हो, क्योंकि ना आप उन्हें टीवी पे देख रहे हैं, उनकी जितनी मसरूफियत थी वो सारी कैंसिल हो गई हुई हैं, कोई उनका वीडियो के ऊपर बयान नहीं आ रहा है। तो वो कुदरत ने उनको किस अंजाम पर पहुंचाया है। यही बात तो वेस्टर्न मीडिया मुश्तबा खamenei के बारे में भी कर रहे हैं कि वो अब तक पब्लिक में नहीं आए, अब तक कोई बयान नहीं आया, कोई तहरीरी बयान नहीं आया। उसका ऐलान कर दिया उन्होंने कि वो जब हमले हो रहे थे तो उसमें उनके दोनों पाँव की पिंडलियाँ जख्मी हुई थी और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो खैर खैरियत से है। बिल्कुल, ये उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया इसका। ठीक है जी। अच्छा जी, इसराइल जो है उसके वजीर खारजा कहते हैं। बुखारी साहब यहाँ से आगे बहुत सारी बातें अभी करने के लिए डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। शॉर्टली प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया ब्रेक पे जाने से पहले। आप इसराइल की हालत ज़ार बयान कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे आप, जरा बताइए। देखिए, मैंने एक तो नक्शा वो खींचा था कि उनके शहरों का क्या हाल है, कि लोग जो हैं वो बंकरों में छुपे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि किधर जाएं। दूसरी तरफ इसराइली वजीर खारजा जो बहुत बड़े मामे बनते थे, हम ईरान को ये कर देंगे, हम ईरान को वो कर देंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ ज़्यादा तवील जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और यहीं बात नहीं ख़त्म की, उसने कहा कि हम जल्द वाशिंगटन से मुशावरत करेंगे कि इस जंग को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाला जाए। ये उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं, मसरूफ़ का नाम भी है कुछ समथिंग, वो है गेडवन सार। ये उनका बयान है, किसी गैर मरूफ शख्स का बयान नहीं है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि हम इस जंग से अब तंग आ गए हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए, हम तवील जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है जी। दूसरी तरफ हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपने ट्रंप के यूटर्न्स की। आपको ये याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम अपनी ज़मीनी अफवाज भेजेंगे और हम जाके जो न्यूक्लियर असासे हैं वो उठा के बस वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से यूटर्न लिया और कहा कि नहीं, हमने ना फैसला किया था और ना ही हम ज़मीनी अफवाज वहाँ भेजेंगे। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बैक एंड नहीं, उन्होंने कहा कि जी कुर्दों को उन्होंने हदायत की कि पड़ जाओ ईरान को। तो वो थोड़े से कुर्द जो हैं वो आए थे, उनके साथ जो हशर ईरानियों ने किया वो आपके सामने है। तो बाद में उन्होंने फिर खुद कहा, फिर यू टर्न कर कि नहीं कुर्दों को तो मैं वहाँ कभी ना भेजना चाहता था, ना उन्हें वहाँ कभी जाना चाहिए जी। ये एक ऐसे शख्स की हालत है जो दुनिया की सुपर पावर का यानी सरबराह होने की बात करता है और जिसका ख्याल ये है कि हर मुल्क जो है वो या वेनेजुएला है या ग्रीनलैंड है। ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल से इतनी बड़ी हजीमत पूरी तारीख में अमेरिका को उठानी पड़ रही है कि ये आने वाली नस्लों को सिलेबस में अब पढ़ाई जाएगी। बुखारी साहब, हमने भी अपने किरदार के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं, अंदरूने खाना क्या कुछ हो रहा है। बुखारी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया है ईरानी सदर को, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि इस जंग में पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है? वो एक मुहावरा आपने सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में। हमारा तो हाल बहुत बुरा है। इस तरफ जिनके खिलाफ ईरान जो है वो कार्रवाई कर रहा है, उन रियासतों से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमें तो समझ नहीं आती, वो गाना था एक बड़ा जवानी में मैंने सुना था, जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये हमारी तो सूरत हाल ना ही पूछे तो बेहतर है आप, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यानी प्राउड होने का कुछ नहीं किया है हमने अभी तक। हम सिर्फ सब सिमतों को राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब, पाकिस्तान को अपनी एग्जैक्टली जो बात आप कर रहे हैं कि हम सारी सिमतों को, अपने तमाम तरह ऑप्शंस खुले रख रहे हैं, तो क्या इस जंग से वाकई ये लेसन लिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि गल्फ कंट्रीज का जो हाल है, जिस तरह से वो रिलाई कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, तो एटलीस्ट इतना लेसन तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि वी डोंट रिलाई ऑन अमेरिका फॉर एनीथिंग। मेरे ख्याल से ये सबक तो हमने खैर कुछ काफ़ी हद तक पहले सीख लिया था, क्योंकि जो 70 साल की 7 दहाइयों की हमारी दोस्ती है, उसका जो हमें इनाम मिला है अमेरिका की तरफ से, वो हम भुगत रहे हैं, हमारी नस्लें भुगत रही हैं। 40 साल पहले हमने उनके कहने पे ये सारे रेफ्यूजीज यहाँ बुलाए थे, अब ये तीसरी जनरेशन है, तो हम सज़ा तो भुगत रहे हैं ना उसकी। जो हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगी, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालफत हुई, छठा बैरी बेड़ा आ रहा था, मुल्क को 2 टुकड़े हो गए, वगैरह वगैरह। एक लंबी दास्तान, इसको बात किसी वक्त बात के लिए उठा रखते हैं। एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि 45 से ज़्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर स्टामर को कि भाई साहब, आप ना इस इसराइल के क़याम पर माफ़ी मांग ले अब कौम से कि हमसे गलती हो गई थी।
हाँ जी। अच्छा, अब वो जाहिर है वो स्टार्मर ने तो नहीं किया था, ये एक एग्रीमेंट था जी जिसको बेल्फोर एग्रीमेंट कहते हैं या बेल्फोर डेक्लेरेशन के नाम से जी। ये जाना जाता है। और ये उस वक्त किया था जब बरतानिया फ़लस्तीन के ऊपर हुक्मरान था। ये हुआ था सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद, ये इलाका जो है ज़ेर असर चला गया था बरतानिया के, और बरतानिया ने ये एग्रीमेंट करके जब मुल्क छोड़ा यानी फ़लस्तीन छोड़ा 1948 में, तो इस ये जो एग्जिस्टेंस है इसराइल की आज जो है ये ज़ायनिस्ट एंटिटी बनी हुई है, इसकी बुनियाद रखी गई थी उस डिक्लेरेशन के नतीजे में। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लें क्योंकि जो कुछ मशरिक़ वस्ता में हो रहा है ये सारा उस डिक्लेरेशन का आफ्टर मैथ है। बिल्कुल बुखारी साहब, अब करंट सिचुएशन के अंदर अगर ये वॉर अनडिसाइसिवली ख़त्म हो जाती है तो ईरान विल बिकम अ वुंडेड टाइगर, तो इसराइल के लिए तो ये फिर मुसलसल थ्रेट रहेगा और फिर ये तो चलता रहेगा कि इसराइल अमेरिका जा कर ये कहेगा कि ईरान उसके लिए पहली थ्रेट बात है। तो ये है कि अगर इस जंग में अमेरिका और इसराइल को वापस पलटना पड़ा तो उसके बाद दिहाइयों नहीं सदियों तक ये जरूरत नहीं करेंगे कभी ईरान के साथ पंगा लेने की। ये तो बात बिल्कुल तय है। अब देखना ये है कि ये ऊँट जो है जंग का किस करवट बैठता है। लेकिन जो कुछ गजा में हुआ, जो कुछ ईरान में हो रहा है, जो अमेरिका और इसराइल ने मिल के खूरेजी की है, बर्बरियत की है, जारियत की है, उसके ऊपर साहिर लुधियानवी एक बहुत मारूफ शायर हैं, उनकी एक नज़म जो है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त देंगी उसकी। वो कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या बात है। खाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्के इंसाफ पे या पाया सलासल पे जमे, तेगे बेदार पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग, साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। जुल्म की किस्मतें नाकारा और रुसवा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, महमिले मजलिसे इकवाम की लैला से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपकाता है, शोलाए तुंद है खुरमन पे लपकाता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा व बाजार में निकल आया है। क्या बात। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक, खून फिर खून है 100 शक्ल बदल लेता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना बने। क्या बात है बुखारी साहब, क्या बात है। मतलब इसके बाद अब मेरा कोई बात करना आगे, मेरा कोई सवाल कुछ मेरे माइंड एकदम के लिए जैसे फ्रीज हो गया है और आई एम हैविंग गूज़बम्प्स। बुखारी साहब, आपने इतनी अच्छी नज़्म पढ़ी और इस सारी सिचुएशन के अंदर जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ इस नज़्म को, बुखारी साहब आपको लगता है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये जज्बा, ये एटलीस्ट ये जंग ही उनको इकट्ठा कर दे, क्योंकि दे हैव सीन इट, क्या किया वेस्ट ने उनके साथ। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सिमत में इशारा किया है। यूनिटी जो है ये अगर मुसलमानों में हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज है जी। लेकिन ये यूनिटी जो है हमसे क्यों रूठ गई है? क्योंकि जब तक ये यूनिटी थी तो 313 ने 10,000 को फारग कर दिया था आपके सामने है। और वो इकबाल ने ठीक कहा था ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इट इज़ नाइदर द इशू ऑफ नंबर्स नॉर द इशू ऑफ वेपन्स, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ इस्लाम दैट फाइट्स। पैट्रियटिज्म। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी जो करंट सिचुएशन है, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सारी गल्फ कंट्रीज ने देख लिया कि दे कांट रिलाई ऑन अमेरिका एनी मोर, क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्रांस की एंट्री इन दिस वॉर, जिस तरह से फ्रांस अपना आर्मेडा भेज रहा है, तो उसको भी वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो है वो इस तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्रांस अपने आप को गल्फ कंट्रीज के सामने एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका प्रेजेंट कर रहा है। एब्सोल्युटली, आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सबक इन रियासतों ने अब सीखा है अमेरिका के हाथों, आई डोंट थिंक कि वो किसी भी और फॉरेन पावर को, यानी नॉन मुस्लिम फॉरेन पावर को इतबार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने देखा कि सऊदी अरब, जिसके बारे में सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में किसी को कोई इबाम नहीं था, इसके बावजूद उसने डिफेंस पैक्ट किया है, तो किससे? पाकिस्तान से। सऊदी अरब से तो कहा भी जा रहा है देयर इज ऑलरेडी ए टिल्ट
कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें अपने दोस्त और हमें अपनी ताकत में इजाफे के लिए अपने अंदर ही झांकना होगा और वहीं से निकलेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आके ज़रा अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, तो साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या है? पहले तो वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस, और अब जो बांग्लादेश के साथ सीरीज हो रही है उसके अंदर आज मैच में इतना गंदा परफॉर्म किया है, इतना गंदा परफॉर्म किया है कि उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर तबसरा करना, मतलब मुझे तो सुबह से गुस्सा आ रहा है जब से मैंने मैच देखा। देखें, दो सूरत हाल हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। हाँ जी। मुझे पहले 3 मैच हारने की बात आप कर रही हैं, वो तो सीनियर प्लेयर थे ना सारे, तो उन्होंने क्या किया है हमें वो भी अपने ज़हन में रखना चाहिए। तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है कि आप नए यंग लड़के जो हैं वो तैयार करें अपनी टीम के लिए, और उनको आप मौका देंगे तो तभी तो वो ग्रूम होंगे ना उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इस एक्सपेरिमेंटेशन पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस टीम में भी देख लें जो सीनियर बंदे थे उन्होंने क्या किया है, रिजवान ने क्या किया है, सलमान आगा ने क्या किया है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप से पहले अगर आप नए न्यू ब्लड, जिसको है ना फ्रेश ब्लड बीच में ला के एक अच्छी टीम तश्कील दे सकते हैं, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अब तक के जो तजर्बात हैं, ये मिक्स जो है इट्स नॉट वर्किंग, और हमें हजीमत उठानी पड़ रही है। आई होप द चेयरमैन विल टेक नोटिस ऑफ इट। बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि मसला प्लेयर्स में है, मसला सिलेक्शन में है, मसला स्ट्रैटेजी में है, इशू है कहाँ पर? मेरे ख्याल से प्लेयर्स में है, इसलिए कि आप ये देखिए कि जहाँ तक उनकी फैसिलिटेशन का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी की तारीख में इससे पहले किसी ने इतना प्लेयर्स का ख्याल रखा होगा, किसी ने इतना उनका साथ दिया होगा, किसी ने इतने उनको मौके दिए होंगे। ये मतलब है खुशामद के बिल्कुल बगैर, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि पीसीबी ने उनको वो हर चीज़ मुहैया करके दी है, लेकिन अब वो परफॉर्म ना कर पाए तो इसे बदकिस्मती कह सकते हैं आप कौम की। खैर से मुझे लग रहा है कि ये ना रिवर्स इफेक्ट आ रहा है, जितना ज़्यादा उनको दिया जा रहा है, जितनी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो उसका भरम नहीं रख रहे, उल्टा लग्जरी के आदी हो गए। लेकिन फिर वो महरूम भी हो जाएंगे ना इससे, क्योंकि जब उनके लिए स्पेस ही नहीं रहेगी, नए लड़के उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन वो है कहते, लेकिन नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप भी होती है। तो क्रिकेट में अगर हमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट का सामना है, तो आप देखिए हॉकी में हमने क्या किया है। 8 साल के बाद इस यंग लड़कों की टीम ने हॉकी की क्वालिफाई किया है फॉर वर्ल्ड कप जी। और मुझे बहुत खुशी है कि उसकी पजीराई के लिए पीसीबी के चेयरमैन, जिनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनका ख्याल रखने की, उन्होंने उनको कहा है कि तमाम प्लेयर जो हैं उनको सीडीए में मुलाजमत दी जाएगी। ये मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लुक्रेटिव सैलरीज होंगी, लेकिन बहुत रीजनेबल सैलरी होंगी, क्योंकि सीडीए कैन अफोर्ड इट। तो मैं बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी को फॉर दिस इनिशिएटिव, क्योंकि टीम के प्लेयर्स को जब तक आप प्रॉपरली यानी उनकी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाएंगे, तो उनसे आप अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसकी तवक्को नहीं रख सकते। हॉकी बहुत देर से इग्नोर की जा रही थी, निगलेक्टेड थी, और आपको याद होगा इसी हॉकी की टीम ने क्या क्या ल्यूरल्स नहीं कमाए हुए हैं। ये वर्ल्ड कप की चैंपियन भी थी, ये चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भी थी, ये ओलंपिक की चैंपियंस भी थी, ये एशिया कप की चैंपियन भी थी। तो हम तवक्को रखते हैं कि अल्लाह करे कि हमारी ये ग्लोरी जो है, ये ग्लोरियस पीरियड जो है, ये वापस आए। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर। प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।